दुनिया में है, उसमें से एक हमारी बची हुई जीवन शैली है, जहाँ इन सारी बातों के लिए सहजता के साथ सहज सुगम्य सुबोध तरीके से इस व्यवस्थाओं से जीने की आदत पड़ी है। न्यायालय का काम न्याय करना है, लेकिन स्वीकार करने वाले की भी क्षमता चाहिए, उसकी भी तो व्यवस्था पे विश्वास चाहिए। हम सब देखते हैं अगल बगल दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में जब कई राष्ट्र अपनी वर्तमान की व्यवस्था में जैसे नष्ट भ्रष्ट होते हैं, तो हमने सबने अपनी आंखों के सामने राष्ट्रपति को कोई फांसी पे लटका कर देखता, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के हाल हमने देखे होंगे, या किसी को मरने के बाद प्रतिमा के रूप में लगाया गया, उस प्रतिमा को तोड़ करके भी लोग अपना आक्रोश दिखाते हुए। वहाँ की जीवन शैली क्या है। अब अपन आते हैं विक्रमादित्य पे वापस, तो विक्रमादित्य के जीवन के उन पक्षों पे बात करने का मैं आज के अवसर पर इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विक्रमोत्सव करते करते माननीय डॉक्टर रामराइस मिश्रा जी पूर्व कुलपति यहाँ मौजूद है, आप भी वर्षों से इसी प्रकार से हम दो भाई अपने अपने ढंग से इस गाड़ी को चलाते चलाते हर बार, कभी मैं प्राधिकरण निर्देश था, कभी आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और मैं पंडित सूर्यनारायण व्यास जी को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी के पहले से इस विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य के उस काल को जीवंत करते हुए, जिनके नाम पर ये सूर्यनारायण व्यास सभागार बनाया है, और विक्रम की जो द्विसहस्त्राब्दी मनाई गई, तो उस समय पूरे देश के राजाओं को बुला के आज़ादी के पहले यहाँ द्विसहस्त्राब्दी मतलब 2000 साल जब विक्रमादित्य के हुए थे, अर्थात 81 साल पहले, तो उज्जैन के अंदर गुड़ी पड़वा नया विक्रम संवत प्रारंभ करने के लिए घी के दीपक जलाए थे पूरे छिपरा के किनारे कि ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसका एहसास, उसकी सुगंध हमारे बीच में है, ये भी अपना अलग प्रकार का आनंद है। कुछ कुछ कठिनाई भी हमारे सामने है। काल के प्रवाह में हमारे बीच में कई सारे आक्रमण हुए, और उन आक्रमणों के कारण से जो हमारी अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों पर धूल चढ़ गई। मैं इस पे बाद में आऊँगा, पहले विक्रमादित्य पे चलता हूँ। विक्रमादित्य के जीवन के ऊपर अगर उनके पक्षों को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऐसा शासक जिसके पिता का राज्य शकों के कारण से, शक अर्थात विदेशी ताकतें जो अपने इस देश के अंदर आकर के पूरे हिंदुस्तान सहित वर्तमान का एक तरह से साउथ एशिया वाला पूरा हिस्सा, वहाँ से नीचे निकलते निकलते रोम के पास की ये जातियाँ मानी जाती इतिहास की दृष्टि से, शक जातियाँ, लेकिन वो बर्बर है, हमलावर है, क्रूर है, आक्रांता है। उनकी कल्पना करना मुश्किल है। एक सुसंगत देश में जो अलग प्रकार की संस्कृति से जिंदा, ऐसे में उनका रह कर के आना जाना, उनका अपना व्यवहार, ये तो यहाँ देखा ही नहीं था किसी ने। लेकिन वो देश पूरी अपनी संस्कृति से राजा को भगवान की तरह मानने वाला हमारा देश, शासन की व्यवस्थाओं की जो अच्छाई है, कभी कभी वो कष्ट कैसे देती है, ये उस दौर से ध्यान में आएगा कि हमारे लिए कष्ट में ये जो लोकतंत्र का जो अभाव होता है, उस लोकतंत्र की यहाँ आकर के महत्ता ध्यान में आती है कि केवल राजा को पकड़ के दो, राजा को मार दो, राज्य आपका, हजारों की आबादी, लाखों की आबादी, करोड़ों की आबादी हो, आबादी कोई कुछ नहीं करेगी। केवल इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार जवाबदार केवल राजा, और उस राजा से ही, इसीलिए बात के क्रम में भी हमने देखा कि केवल हमारी बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे लिए सिंधु देश के एक बड़े राजा का युद्ध चल रहा आमने सामने का, लेकिन राजा युद्ध जीत रहा बार बार, तो सामने वाले हमलावरों को ध्यान में आए कि युद्ध जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा युद्ध जीतने के लिए तो मैदान में लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैदान में लड़ने में सक्षम नहीं है, तो सक्षम नहीं तो क्या करना चाहिए, तो शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या कि राजा के रथ का ध्वज जो लगा हुआ है, इस ध्वज को काट दो तो ये राजा मान लिया हार जाएगा, भले उसकी सेना खड़ी है, लड़ रही है आमने सामने, लेकिन ये मान्यता कि राजा का ध्वज कट गया इसका मतलब हार गए। तो ये अपने देश के उदाहरण है। कोई अभी युद्ध में हारे नहीं, आमने सामने की लड़ाई है। हमारे लड़ाके बहुत दमदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो मान्यताओं को हम तो मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले मानने को तैयार नहीं। तो तीर से निशाना लगाया, आक्रांता ने ध्वज काट दिया,
मालूम पड़ा हमारी बड़ी पराजय हो गई और ये सिंधु का पूरा देश हमारे हाथ से चला गया। ये उस काल की बात है जब विक्रमादित्य अपना शासन के उनके पिता के माध्यम से सिंधुराज यहाँ शासन कर रहे हैं। रास्ते में देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे लोग अपने खेती किसानी कर रहे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई विरोध ही नहीं कर रहा। सब अपने बाद मथुरा से होते होते उज्जैन तक आ गए, कहीं कोई विरोध ही नहीं मिल रहा उनको। लेकिन ये बात भी सही है, उनकी आक्रांता जब वो आ रहे हैं तो आते हुए किसी महिला का सिर काट रहे हैं, किसी बच्चे को मार करके भाले के ऊपर लटका करके हिलाते डुलाते आ रहे हैं, तो पूरा गांव द्रवित हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे संस्कार है कि इनसे संघर्ष करने के लिए केवल सेना ही जवाबदार है, ये जो कमजोरी उस काल की थी, इन सारी कमजोरियों के कारण से उज्जैन तक, पूरा उज्जैन उस समय 16 महाजनपद में से, अर्थात हमारे राज्य के रूप में ये बड़ा राज्य था उज्जैन, जिसको अवंती राज्य बोलते हैं। ऐसे में सारी सुव्यवस्था ध्वस्त हो गई। यहाँ गुलामी का शासन काल आ गया, और गुलामी का शासन काल आ गया तो जो आने वाले आक्रांता थे वो शकों ने अपने ढंग से क्या लूटमार मचाई, क्या पूरे देश में खून की नदियां बहाई कि ऐसा लगा कि ये ऐसा लगता साक्षात कोई हमारा मृत्यु लोक का, ये यमराज का दूसरा वाला नरक आ गया हो। लेकिन ऐसे काल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे सिंधुराज बंदी बनाए गए, वो भागे, और भागने के बाद उनने अपने इस व्यवस्था में तत्कालीन समय में हमारे यहाँ हर काल में हर युग में संतों की परंपरा भी है। उस समय के चाणक्य के समान एक चंद्रगुप्त, ये चाणक्य वाले चंद्रगुप्त नहीं थे, महाराज चंद्रगुप्त ने यहाँ के देशभक्तों की सेना बनाई, और सेना बना के उनको सब प्रकार के पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर कुशल सेना संगठन, जो महाराज शिवाजी के काल में हुआ, यह 2000 साल पहले विक्रमादित्य काल की घटना है। और ऐसी घटना में विक्रमादित्य अपनी सेना खड़ी करते हैं, सठे साठे समाचार, जो जैसा है उसको वैसा जवाब देने के लिए जो निकल पड़े तो मारते मारते अपने देश की सीमा से बाहर, अफगानिस्तान से बाहर जाकर के रोम के बाहर छोड़ा, और उनको उसी तरह से मारा गया जिस तरह के उनका व्यवहार आचरण था। और उसके बाद में जो अपने देश में उनके साथ वाले रहना चाह रहे थे, उनको एक यज्ञ करने की व्यवस्था बनाई कि आपको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की जीवन शैली सीखना पड़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ उस तरह से रहना पड़ेगा, और फिर भी घनी आबादी में नहीं बसाया जाएगा। आपको अलग जैसे 10,000 लोगों में 10 लोग बसा दें तो अपने आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने के बाद विक्रमादित्य ने केवल 13 साल की उम्र में जो पराक्रम दिया, ये दुनिया का एक अद्भुत पराक्रम था। लेकिन उससे बड़ा काम उनने जो चालू किया, जिसके लिए हमारी आज की ये गोष्ठी चालू होती, उनने अपने पास वो सारे लोग जुटाने का प्रयास किया जिसके कारण से शासन व्यवस्था में ये जो भविष्य के दृष्टि से सुशासन की मार्ग निकल करके आए, सुशासन की राह बने। तो ऐसे में महाकवि कालिदास को कश्मीर से लेकर के आए, ये अद्भुत साहित्यकार थे, ये यहाँ के नहीं थे, लेकिन कश्मीर से उनको बुला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। एक एक करके जो ऐसी अच्छी प्रतिभा, जैसे हम मान के चलते कि आज की स्थिति में तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, भारत ने मान्यता नहीं दी, लेकिन कोई सुशासन स्थापित होगा तो लोग जुटाना पड़ते हैं। जैसे आज की स्थिति में माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। अजीत डोभाल तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, लेकिन उनको लगा कि ये वाकई बहुत अयोग्य आदमी है। मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कई पूरे टेन्योर में, पहले टेन्योर में चले गए थे, लेकिन आज उम्र का सवाल नहीं, योग्यता का सवाल है। ऐसे कई लोग जुटाने का जो प्रबंधन करना पड़ता है शासन को, ये उसी प्रबंधन में विक्रमादित्य ने न्याय व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं, एक नाम हम बोलते हैं, जब बोलते हैं विक्रम और बेताल, तो बेताल बोलते हैं, हमको ध्यान में आता है कि बेताल मतलब क्या मानेंगे, ये यहां से गलती होती है। बेताल भूत नहीं है, बेताल बहुत सुयोग्य व्यक्ति है, लेकिन जब व्यवस्था बिगड़ गई, शासन की व्यवस्था बिगड़ गई, बेताल मूलतः बहुत विद्वान और न्याय के बहुत अप्रतिम व्यक्तित्व के हैं, जिनकी अपनी विद्वत्ता, जिनकी अपनी सोच, और इस आधार पर वो विक्रम के साथ काम करने के पहले विक्रमादित्य का पिता का राज्य चला गया तो उनने भी अपना जो दरबार में स्थान था, दरबार ध्वस्त हो गया, जंगल में चले गए। विद्वान लोग तो आज भी अपना स्थान मूल नगर से दूर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जहाँ चले गए, आप सब जानते, जब विक्रमादित्य ने पूरा क्षेत्र अपने जय में अर्थात विजय में बदल दिया, उस विजय में बदलने का परिणाम निकलता है
कि वो जब अपने सामने आकर लड़ने वालों से सब प्रकार से निपटने में जब सक्षम है तो षड्यंत्र चालू होती, कूटनीति चालू होती, यहाँ से रास्ते निकलते हैं दुश्मन को मारने के दूसरे तरीके। उसी का परिणाम निकलता है कि विक्रमादित्य के सामने आने का लड़ने की हिम्मत नहीं, तो जो दुश्मन है वो दोनों तैयारी से आता है। वो ये देखता है इसको तो मारना ही है, लेकिन इसको और कोई ज्ञान देने वाला कौन कौन है उसको भी मार दो, तो एक पंथ दो काज हो जाए। तो आकर के एक षड्यंत्र बनाया गया कि विक्रमादित्य की कमजोरी देखो, विक्रमादित्य की कौन कौन सी कमजोरियां हैं। तो एक कमजोरी की विक्रमादित्य की ये भी थी कि वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, दानशीलता में भयानक उदार। अगर कोई सामने आकर उसके कोई प्राण भी मांगे तो उसको अगर लगे निष्कलंक रूप से मांग रहा तो वो अपने आप को दांव पे लगा देते। ये उनका अपना एक पक्ष था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाए दुश्मन, तो ये सातवें आसमान पे भी हो तो उसको निकाल के मार के जब तक घर नहीं पहुंचा दे तब तक वो अपनी उसके अपना एक गुण था। तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को कैसे भी जाल में फंसाया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। विक्रमादित्य के पास एक साधु का वेश, जैसे सीता माता का अपहरण हुआ था भगवान राम के काल में, एक साधु के, नकली साधु के वेश में विक्रमादित्य के पास आए। उस समय नरबली की परंपरा थी। उन्होंने के महाराज मेरे लायक आज्ञा, विक्रमादित्य ने जब कहा तो उन्होंने कि मैं एक छोटा सा काम बता रहा हूँ, एक बेताल नाम का व्यक्ति उधर जंगल में है, कृपया करके मेरे को लाके दो, मैं उसकी बलि दूंगा तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब इसमें उस जो आया था वो एक गुप्तचर था, चालाक था। उसने कहा इधर बेताल भी मर जाएगा, विक्रमादित्य भी मर जाएगा। तो उनने विक्रमादित्य को काम पकड़ा दिया कि बेताल को पकड़ के लाओ और मेरे को उसके सामने आप मेरे को दो तो मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, उससे मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बेताल ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मैं तो सबकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। बेताल निकल पड़े, बेताल गए, बेताल नहीं विक्रमादित्य निकल पड़े। विक्रमादित्य उस बेताल के पास जाते कि चलो आपको, बोले कहाँ चलना, बोले मुझे एक महाराज को भेंट करना है, मेरे को एक काम दिया है। अब बेताल पहली बार विक्रमादित्य के बारे में सुन तो चुका है लेकिन मिला पहली बार है। अब ये हमने सबने सुना, वो चंदा मामा में कहानी सुनते सुनते हजारों लाखों कहानी हो गई, पता ही नहीं चलता वो हनुमान जी की पूंछ की तरह कहाँ खत्म होती। लेकिन वो कहानी केवल 25 है विक्रमादित्य और बेताल की। उस 25 कहानी के पीछे भाव है, बेताल एक एक करके हर बार नए नए प्रश्न उछाल करके उसकी परीक्षा लेता जा रहा है बेताल विक्रमादित्य की, इसमें बुद्धिमत्ता कैसी। उन सारे प्रश्नों के उत्तर देखने के बाद अंततः वो 25वीं बार अपनी इस बात को, जब तक नया नया काम बता करके बेताल को बार बार अपने सामने से विक्रमादित्य को हटाने का मौका मिलता है और पीछे पीछे बेताल अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी बात मालूम कर लेता है कि विक्रमादित्य पीछे क्यों पड़ा, ये कहाँ ले जाना चाहता है। और इस बात को जब वो जानकारी मिल जाती है तब बेताल कहता है विक्रमादित्य मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, लेकिन तू मुझे ले जाना कहाँ चाहता है, तेरे को पूरी बात मालूम है क्या। विक्रमादित्य कहता मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस महाराज ने कहा तो मैं आपको बलि देने के लिए ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनो, वो जो भी है उसकी सही बात बता देता है। वो कहता है वो गलत आदमी है और तुम्हारे माध्यम से मेरी और तुम्हारी दोनों की हत्या करना चाहता है। अब हम सब जानते हैं विक्रमादित्य को अगर षड्यंत्र मालूम पड़ जाए तो फिर विक्रमादित्य काय का विक्रमादित्य। सही एक बताना भी चाहूँगा कि विक्रमादित्य का मूल नाम विक्रमादित्य है ही नहीं, उनका मूल नाम है सहसांग। और ये विक्रम का उपाधि उनको इसीलिए मिली है कि जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे वो विक्रम होता है, इसलिए उनको विक्रम की उपाधि मिली। और आदित्य मतलब सूर्य के समान, तो विक्रमादित्य ये उपाधि है। विक्रमादित्य को जैसी घटना मालूम पड़ती है उन्होंने कहा ठीक है अब चलो मेरे साथ। तो बोले मेरे को एक, विक्रमादित्य को बेताल पूरी तरीके बता देता है, तुम मेरे को हाथ पाँव बांध के ले जाओ, उसके सामने पटक देना बगैर संकोच के। उन्होंने कहा महाराज ये लिया है भेंट संभालो, फिर क्या करना है। तो बोले वो कहेगा कि मैं, हमारे यहाँ पद्धति साधु जब तक कोई प्रणाम नहीं करे वो उसकी दक्षिणा नहीं लेते हैं, तो ये जो तरीका हमारा है पद्धति का। तो उन्होंने कहा वो मेरे पास जब तुम लेके जाओगे वो क्या तुम ये ले आया, तो वो कहेगा मैं ऐसे नहीं लेता, तुम प्रणाम करो। तो बोले वो जब प्रणाम का बोलेगा तो आप कहते ना मैं राजा हूँ मुझे प्रणाम करना नहीं आता है, तो जैसे ही वो, अन्यथा क्या होगा आपसे प्रणाम के बहाने वो आपकी गर्दन काट देगा। और ये यहाँ अपना कहानी का बदलाव आ जाता है। जैसे ही विक्रमादित्य रख के रखता बोला मैं तो राजा हूँ मुझे प्रणाम करना नहीं आता है, तो वो बता अच्छा मैं बता देता हूँ। जैसे ही वो बेताल के तुलना में जो गुप्तचर आता वो अपनी तरीके बताता, तलवार उठा के फट से विक्रमादित्य उसकी हत्या कर देता और जीवन भर विक्रमादित्य और बेताल दोस्त बन करके अपने दरबार में स्थान पाते। तो ये न्याय परंपरा का सारा सिस्टम आगे जा करके बेताल के माध्यम से जो हमको शिक्षा भी देता है,
अब वो शिक्षा थोड़ी अटपटी हो सकती है आज की दृष्टि में, मैं कहूँ तो उनका अपना सिद्धांत है कि हमारे यहाँ केवल मेरिट का मतलब नहीं है। मेरिट से न्याय होगा तो मेरिट का अर्थ, मेरिट थोड़ा अधूरा रहता है। हर देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर, हर कल्चर में जीवन मूल्यों का भी महत्व है। इसलिए अपने मेरिट के आगे पीछे भी हमको कुछ देखने की जरूरत पड़ती है। तो न्यायालय का न्यायाधीश जब न्याय देगा तो न्यायालय के न्यायाधीश को केवल मेरिट पे नहीं रहना है, मेरिट के साथ उसके आगे पीछे ऊपर नीचे भी जाना है। उस सकता है जो खुशबू आती है वो फैसले की तरफ, सही न्याय की तरफ ले जाती है। मैं मान के चलता हूँ आज की इस गोष्ठी के अंदर जब ये आज अपना अलग से एक नया अध्याय जुड़ा है, जब जबलपुर से चल करके माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच में आए हैं, तो हमारे लिए आज गौरव की बात है। और कितना सुखद संयोग है, आपका नाम ही सुरेश, और सुरेश और महाकाल हमारे यहाँ एक ही होते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए ऐसा भी माना जाता है कि न्याय के देवता काल के देवता है, और काल के देवता महाकाल है, और महाकाल के देवता महाकाल के रूप में भगवान तो किसी शरीर में ही तो आते हैं, वो प्रत्यक्ष तो आ ही नहीं सकते। तो हम तो यही मान के चलते कि आज की ये जो सायंकाल वाली सभा महाकाल ने कई सदियों पहले लिख दी होगी कि इस बार का विक्रमोत्सव न्याय की इस अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर स्थापित होगा। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब थोड़ा सा मैं अपनी पटरी पे भी आता हूं। सरकार के मुखिया के नाते से माननीय न्यायाधीश तो वही जो अवसर का अपना हिसाब से अपना भाव भी प्रकट करे, और वो सर्व सुविधा के लिए हो, स्वयं के लिए नहीं हो। उनने जो बात रखी, निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से इतनी अगर पेंडिंग है तो वो पदों पे भी हम जरूर काम करेंगे, निश्चित रूप से पद संख्या बढ़वाएंगे। मैं अपनी ओर से रिकमेंड दे करके भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा, और जैसा कि सिस्टम है हम और आप मिल करके उसका समाधान खोजेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। इस माध्यम से हम अपनी जुडिशरी में भी बड़े पैमाने पर एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं। अभी आम तौर पर हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्था में 30% का पुलिस बल तो हमारा बंदियों को लाने ले जाने में ही लगा रहता है, जो इन व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है। डॉक्टर हॉस्पिटल का काम छोड़ करके जब उसकी कोई अपनी गवाह सबूत होगी वो वहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन इन नए व्यवस्था में नए बदलाव के माध्यम से सरकार अगर अपनी इन व्यवस्थाओं को बना दे तो वर्चुअल रूप से सारा काम कोर्ट का चल सकता है। इनमें सुधार की जरूरत, और हम इस पे 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इस चीज को लागू कर देंगे। इसमें आपकी मदद लगेगी कि हमारी जुडिशरी भी वहीं से अपनी सारी व्यवस्था में हमारे द्वारा डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से अपने गवाह सबूत कर ले, उसके बयान वहाँ से दे दे। हर अपराधी या जो बंदी है वहाँ अपने जेल से अपनी पेशी कर ले, आप वहाँ से फैसले करा दे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम अपना होगा। हम सब मिल करके ऐसे कई सुधारों के साथ बार बार अपनी इन व्यवस्थाओं का विचार करते रहेंगे। एक ऐसे आदर्श शासक विक्रमादित्य का, जिसके बाद जो महत्व की बात मैं बताता हूं कि विक्रमादित्य ने इस कष्ट को, जो उनके पिता पुत्र वाला संबंध था, इसलिए ये सम्राट उपाधि उनकी मृत्यु बाद मिली है। उनने अपने आप को गणनायक कहा है, इसलिए गणतंत्र की स्थापना करने का श्रेय भी विक्रमादित्य को है। विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बच्चे को कुर्सी पे नहीं बिठाया, ये नवरत्नों की जो मालिका बनाई है, ये नवरत्नों की मालिका अर्थात एक सुयोग्य लोगों की टीम, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, लेकिन वो अपना निर्णय करे अपने अपने विषय विशेषज्ञों के साथ, उस निर्णय को पालन पूरा देश करेगा। ये पद्धति उनने बनाई थी, हमें इस बात का आनंद भी है और ये स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से है जो हम सब जानते हैं कि अभी अपने यहाँ महाराज शिवाजी ने अष्टप्रधान व्यवस्था बनाई थी, इसलिए शिवाजी को उठा करके औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी भी बना लिया। तो औरंगजेब के उस बंदी बनाने में शिवाजी के राज्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वहाँ के सारे लोगों ने सरेंडर नहीं कर दिया, क्योंकि वो एक अष्टप्रधान व्यवस्था थी। ये जो हमारी पद्धति है, जैसे आज की पद्धति है कि हमारे यहाँ अपने इस संवैधानिक गणतंत्र की व्यवस्था में राष्ट्रपति कोई होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कोई निर्णय स्वयं तो अपने पे लागू नहीं कर सकते, उनके प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के साथ एक सिस्टम से सबको चलने की आदत है। तो व्यक्ति प्रधान होने के बजाय व्यवस्था प्रधान होने का जो सिस्टम है, इससे हमारा देश दूरगामी दृष्टि से विक्रमादित्य काल से जुड़ता है। वैसे तो बोलने के लिए तो ऐसा भी माना जाता है कि इस काल की व्यवस्था के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन से सीख के गए थे। उज्जैन उनका शिक्षा ग्रहण करने वाला स्थान है, इसलिए मथुरा में जब उनने कंस को मारा
तो स्वयं सत्ता में नहीं बैठे, उनने उग्रसेन महाराज को बिठा करके वहां के मंत्रिमंडल को महत्ता दी। ये उसी प्रकार से था जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में बैठे, तो महाराज युधिष्ठिर पांडव कौरव के युद्ध के बाद वो बने भले ही थे, लेकिन ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, इस गणतांत्रिक व्यवस्था को हमारे देश को हजारों साल से आदत है। भगवान करे आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र विक्रमादित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे ही चलता रहे। मेरी अपनी ओर से सभी आयोजकों के लिए धन्यवाद। मेरी अपनी ओर से जाने अनजाने बोलने में कोई चूक हुई तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। जैसा कि सभासद अपेक्षित था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने चिर परिचित अंदाज में ही हमें महाराजा विक्रमादित्य के बारे में यहाँ पर विचार प्रकट करेंगे, और हमने वो पाया सीधे दिलो दिमाग पर हमें यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करते ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस व्यवहारिक ज्ञान महाराजा विक्रमादित्य के बारे में, इतना गहरा अध्ययन के बारे में हम कर्तव्य स्वागत करेंगे। अब समय आता है कि हम मंचासीन इतने माननीय मुख्य न्यायाधिपति, माननीय न्यायाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने अमूल्य समय अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर उज्जैन वासियों के लिए यहाँ पर इन 3 दिवसीय महाराजा विक्रमादित्य की शोध संगोष्ठी का यहाँ पर आगाज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और आभार प्रदर्शन करना चाहेंगे। और मैं, क्योंकि ये उज्जैन शहर में हो रहा है महाराजा विक्रमादित्य